Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss the long type answer of the question related to the moral message or moral issues that are raised through this chapter, and the two stories of this chapter, should wizard hit mommy. तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर इसके मोरल मैसेज या मोरल इश्यू के बारे में अगर कुछ पूछे तो क्या क्या हम लोग को लिखना चाहिए, कौन कौन से की पॉइंट की वर्ड्स हैं और पैराग्राफ कैसे कैसे हम लोग को बदलना चाहिए और अपने आंसर में अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। सेकेंड पैराग्राफ में थे हम। फर्स्ट पैराग्राफ के कीवर्ड्स हम आपको बता चुके हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, जनरेशन गैप। सेकेंड पैराग्राफ में स्टार्ट किया गया है कि रॉजर की मम्मी ने स्टोरी में रॉजर के साथ क्या किया था, क्यों किया था। अब अगर आपको कहानी मालूम है तो ये तो आप लिख सकते हैं ना, पता तो आपको होगा कि रॉजर की मम्मी ने रॉजर के साथ क्या किया, अपने बेटे के साथ। तो उसी बात को सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया, जिसमें वर्ड्स यूज़ किए गए लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। देखो, ये सेंटेंस थोड़ा अपने तरीके से लिखा गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी सेंटेंस को लिखें तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के रूप पे मैं अगर ये बताऊं कि आप लिख सकते हैं कि रॉजर स्कंक्स मदर डज नॉट अंडरस्टैंड हर सन्स लोनलीनेस एंड डिजेक्शन। यही मतलब निकलेगा। यहां से शुरू कर दें। अगर ये वाला थोड़ा सा अगर किसी को टफ लगे तो यहां से शुरू कर दो ना। रॉजर की मम्मी ये नहीं समझती थी कि उसके बेटे को उसके बैड स्मेल के वजह से किस तरह से अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और कैसे डिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये कीवर्ड्स हो गए, डिजेक्शन एंड लोनलीनेस। और ये बात किसको, कौन नहीं समझता था? रॉजर की मम्मी ये बात नहीं समझती थी। और उसके बाद रॉजर की मम्मी ने ये किया क्या? तो रॉजर की मम्मी उसको ले जाती है वापस और उसका ओरिजिनल जो फाउल स्मेल था वो फिर से करवा देती है। अब यहाँ सोचने वाला बात ये है कि इसमें दिक्कत क्या है। ओरिजिनल फाउल स्मेल करा दिया मम्मी ने, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फिर से उसके बेटे को अकेलापन और ये डिजेक्शन फिर से झेलना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है उसका स्मेल वापस से चेंज करा करके। और उसका ओरिजिनल स्मेल जब वो चेंज करा दी तो उसके बाद चैप्टर में एक जगह हम लोगों ने पढ़ा भी है, दैट लव्स हिम द वे ही इज़। और उसकी मम्मी उसके पास जाती भी है। जब वो अब सोने के लिए अपने बेड पे जाता है रॉजर स्कंक, तो उसकी मदर उसके पास जाती है। स्टोरी में पढ़ा है आप लोगों ने, अगर स्टोरी में तो है, तो ढेर सारा प्यार करती है अपने बेटे रॉजर स्कंक को, अपना प्यार जताती है। एक तरफ
बैड स्मेल वापस करके रॉजर को अपनी मदर का प्यार मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ उस बैड स्मेल के वजह से उसके फ्रेंडशिप जो हैं वो नहीं रहेंगे और फिर से वो लोनली हो जाएगा और सब कोई उसको अपने से दूर भगाएगा। ये बात उसकी मम्मी नहीं रियलाइज़ करती है और उसका स्मेल चेंज करा देती है और उससे प्यार करती है और बोलती है कि तुम जैसे भी हो ओरिजिनल में, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो मेरे बेटे के रूप में। ये बोल करके उसकी मम्मी उससे प्यार जताती है। अब ये सेकंड पैराग्राफ का ये फर्स्ट कीवर्ड्स एक ही सेंटेंस में है कि रॉजर की मम्मी नहीं समझ सकती है लोनलीनेस और डिजेक्शन के बारे में, इसलिए उसका स्मेल चेंज करा देती है और फिर उसको प्यार करती है, बोलती है कि तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुमको प्यार करूँगी। अब इस बात से एक सवाल उठाया गया, एक सवाल निकलता है यहाँ से, या मैं कहूँ अ क्वेश्चन टेक्स बर्थ। यहाँ एक क्वेश्चन का जन्म होता है। किस क्वेश्चन का? यहाँ देखो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। वेदर का स्पेलिंग देख लेना। और वेदर बहुत तरह का होता है ना, पढ़ा जाता है एक जैसा लगभग। तो उसका मीनिंग अगर तुम नहीं जानते हो इस वेदर का, तो मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। जो लोग जानते हैं वो लोग तो समझ जाएंगे। वेदर, पेरेंट्स शुड ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। अब ये हो गया सबसे की सेंटेंस। ये सेंटेंस तुम्हारे आंसर में अगर दिख गया टीचर को, तो टीचर तुमको एकदम ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स देगा। इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यही क्वेश्चन रेज किया गया जब मदर स्कंक अपने बेटे के अकेलेपन और डिजेक्शन को नहीं समझती है और वापस से उसका पुराना ओरिजिनल स्मेल वापस से करवा देती है, फिर उससे प्यार करती है, बोलती है कि तुम जैसे हो मैं तुमसे वैसे ही प्यार करूँगी, तुम मेरे बेटे हो। तो यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है। ये सवाल, अब ये वेदर का मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग। एक वेदर होता है मौसम वाला, क्लाइमेट वाला वेदर, उसको भी वेदर ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग हो जाता है उसका, WEATHER। ये वेदर अलग है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत करता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस वेदर का आसान मतलब समझना है क्या, व्हाट। इस वेदर को आप हिंदी में, जो हिंदी भाषी ये लोग हैं, वो क्या वर्ड लगा करके और इसके आगे का मतलब समझोगे तो समझ जाओगे। जैसे देखो, ये सवाल उठाता है क्या पेरेंट्स को ही हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए कि उसके बच्चे क्या करें? क्या पेरेंट्स को ही
हमेशा ये निर्णय लेना चाहिए कि बच्चे क्या करें, व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू। क्या ऐसा होना चाहिए? और अब और का मतलब यहां हो गया या लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू, या बच्चों को जो चीज करने में अच्छा लगता है वो चीज बच्चों को करने दिया जाए पेरेंट्स के तरफ से। ये सवाल है जो इस चैप्टर के थ्रू और चैप्टर में दिए गए दोनों स्टोरीज के थ्रू रेज किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या पेरेंट्स को हमेशा ये निर्णय लेना चाहिए कि बच्चा क्या करे या क्या ना करे, व्हाट अ चाइल्ड शुड डू, और या लेट द चाइल्ड बी फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू, या बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जो उनको अच्छा लगे वो काम उनको करने दिया जाए। ये सवाल बर्थ लेता है, ये सवाल पैदा होता है इस चैप्टर के माध्यम से। तो सेकेंड पैराग्राफ देखो, इतना ही है जिसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो लोनलीनेस और डिजेक्शन, और दूसरा ये वाला सवाल। इसमें सेकेंड पैराग्राफ हो गया। तो ऐसे तुमको ना 1 बाय 1 तुमको याद करना, मतलब कि 1 बाय 1 पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ को रटना भारी है। उस पैराग्राफ में जो मैं वर्ड्स बता देता हूँ कि इनको याद रख लेना, उनको सिर्फ याद रखो, और फिर लिखने का जो स्टैंडर्ड है ना, जब लिखने का बारी आएगा तो सब कोई अपने अपने स्टैंडर्ड से लिखोगे। सबका स्टैंडर्ड एक ही नहीं ना आ सकता है, रह सकता है। तो कोई बिल्कुल कॉपी करेगा, कोई एकदम वर्ड बाय वर्ड लिख देगा, तो वो उनके लिए अच्छा है, चलो करने दो। लेकिन मैं उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड होकर के सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिनको लंबा आंसर लिखने में, मतलब कि वो हार मान जाते हैं लिखने से पहले ही कि भाई 1-1.5 पेज का आंसर तो हमसे ना लिखाएगा क्योंकि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, ये सोच करके हार जाते हैं। उन बच्चों के लिए मैं वो बता रहा हूँ कि पैराग्राफ वाइज, पॉइंट वाइज, कीवर्ड वाइज याद रखो। सिर्फ पूरा रटने का दिमाग में तुम्हारा क्षमता नहीं है तो दिमाग को ज़्यादा जोर मत डालो, जितना क्षमता है ना उतना डालो। लोनलीनेस वर्ड यूज़ करो, डिजेक्शन वर्ड यूज़ करो, और ये वाला सवाल एग्जैक्टली इसी तरह से लिखा हो ये ज़रूरी थोड़ी है। तुम जितना इंग्लिश जानते हो, जिस तरह का भी इंग्लिश जानते हो, उसी इंग्लिश में लिखो, मगर ये सवाल का मीनिंग वही निकलना चाहिए। वेदर द पेरेंट्स शुड डिसाइड व्हाट चिल्ड्रन शुड डू, क्या हमेशा पेरेंट्स को ही ये निर्णय लेने का अधिकार है कि बच्चे क्या करें, या बच्चों को जो अच्छा लगता है पेरेंट्स को उनको वो करने की फ्रीडम देनी चाहिए। अब इस सवाल को तुम अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस तरह से लिखने का मन है लिखो, इसका मार्क्स तुमको मिलेगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स जो नहीं लिखते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा। आप लिखो तो कोशिश दिखाओ टीचर को कि मैं ये जानता हूँ, ये पॉइंट
तो गलत सही हो जाएगा, हम नहीं लिख पाएंगे, ये सोचने से अच्छा है ट्राई करना। और जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं इंग्लिश में, उनको मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी समझो कि कैसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आंसर को लेंदी करके और पॉइंट्स भी डाल लेने हैं और आंसर का लेंथ भी सेटिस्फाई कर देना है। सेकंड पैराग्राफ में ये बताएं 2 की वर्ड्स, की पॉइंट्स, जिससे कि एक यूनिवर्सल सवाल उठता है। अब थर्ड पैराग्राफ इसी आंसर का। अब ये थर्ड पैराग्राफ जो है, ये थर्ड पैराग्राफ में देखो, इस फर्स्ट पैराग्राफ का ही एक्सटेंशन है वो। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में जो बातें शॉर्ट में लिख दी गई थी, उन बातों को चैप्टर से रिलेट करके और डिस्क्राइब कर दिया है थर्ड पैराग्राफ में। देखो यहाँ क्या लिखा, क्लियर डिफरेंस बिटवीन एडल्ट व्यू पॉइंट एंड द वर्ल्ड व्यू पॉइंट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। क्लियर डिफरेंस, वर्ड क्या यूज किया, कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में वर्ड यूज क्या किए थे, कॉन्फ्लिक्ट। और मतलब क्या लिखे थे, डिफरेंस। तो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ था ना, उसी को थर्ड पैराग्राफ में चैप्टर के स्टोरी से जोड़ करके थर्ड पैराग्राफ लिखा है, जिसमें शुरू किया गया कि इस कहानी में देयर इज एन एविडेंट कॉन्ट्रास्ट। अब जो लोग एविडेंट कॉन्ट्रास्ट समझते हैं या याद रख पाएंगे, वो अच्छे हैं, आपको मार्क्स उसका मिलेगा। जो लोग नहीं समझते हैं, तो ये एविडेंट का मतलब क्या आप समझिएगा, एविडेंट मतलब सबूत। सबूत तो सब कोई समझता है ना हिंदी में, पक्का सबूत। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है, वही वर्ड है एविडेंट। और कॉन्ट्रास्ट वर्ड का मतलब है डिफरेंस, जो कन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब था। पर दोनों वर्ड को यूज अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि सर दोनों का अगर मतलब एक ही है तो कॉन्ट्रास्ट के जगह कन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं और कन्फ्लिक्ट के जगह कॉन्ट्रास्ट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो, पर हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो कुछ टीचर्स को। देखो टीचर्स भी, जैसे तुम लोग एक क्लास में 10, 20, 30, 40, 50, 100 स्टूडेंट रहते हो, तो 100 स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का थिंकिंग अलग होता है। वैसे अगर टीचर्स हैं इंग्लिश के, अगर 100 टीचर हैं, तो 100 टीचर का, इंग्लिश का जो टीचर है, उनका भी तो डिफरेंट व्यू पॉइंट है ना। दे आर ऑल्सो नॉट सेम। तो अगर तुम कॉन्ट्रास्ट और कन्फ्लिक्ट वर्ड को अदला बदली करोगे तो कोई प्रॉब्लम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी करेगा टीचर। पर अगर तुम मुझे बोलोगे कि आपके अनुसार करे कि नहीं करे, तो मैं सलाह दूंगा नहीं करे। कन्फ्लिक्ट वर्ड कन्फ्लिक्ट के जगह रहने दे, कॉन्ट्रास्ट वर्ड कॉन्ट्रास्ट। दोनों का मतलब हालांकि लगभग एक ही होता है, पर यूज़ अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करते हैं। लिख दोगे तो क्राइम नहीं हो जाएगा, फांसी नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा मार्क्स कुछ उसमें कटे, अदरवाइज़ मीनिंग गलत नहीं निकलेगा। मीनिंग तो वही निकलेगा, चाहे कन्फ्लिक्ट लिखो चाहे कॉन्ट्रास्ट लिखो। तो
थर्ड पैराग्राफ में क्या किया गया, बताया गया कि इस कहानी में बहुत पक्के रूप से इस बात का सबूत है कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस, साफ साफ फर्क है। किस चीज में? अब फिर पहला वाला पैराग्राफ वाला तुम्हारा काम आएगा। साफ साफ फर्क है किस चीज में? एक एडल्ट के व्यू पॉइंट में और एक 4 साल की बच्ची के व्यू पॉइंट में क्लियरली डिफरेंस है। लिखा हुआ है बिटवीन एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। अब पर्सपेक्टिव वर्ड जो लोग याद रख पाएँ, लिख पाएँ, अच्छी बात है। नहीं लिख पाएँ तो उसके जगह व्यू पॉइंट लिख दीजिए कि यहाँ पे इस कहानी में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, एविडेंस हैं, जहाँ पे ये क्लियर देखा जा सकता है कि एडल्ट का, एडल्ट यहाँ मतलब कौन? जैक। एडल्ट का पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट लाइफ के बारे में और एक लिटिल चाइल्ड का व्यू पॉइंट, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। स्टोरी से ही लिया गया और फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक करके हम इसको बता रहे हैं तुमको। ऐसे लिंक करके याद रखना पड़ेगा कि थर्ड पैराग्राफ में बताना है कि इस कहानी में ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि एक एडल्ट के व्यू पॉइंट में और एक लिटिल चाइल्ड के व्यू पॉइंट में कितना डिफरेंस है। अब नाम लिख करके और इस डिफरेंस को समझाना है कैरेक्टर्स के थ्रू। ये आसान काम है। जो मतलब लिटिल चाइल्ड चाहती क्या थी कि विजार्ड मारे मम्मी को, ना कि मम्मी से विजार्ड मार खाए। ये वर्ड देख रहे हो? बहुत सारे वर्ड्स स्टूडेंट ये वर्ड समझते होंगे। जो लोग नहीं समझते, हाँ, ये वाइस वर्सा बोलते हैं इसको। आता तो बहुत जगह है, पर अगर नहीं समझते तो मैं उनको बता दूं। इसका सही आसान मतलब है उल्टा, उल्टा, अपोजिट। पहले तो ये बता दिए कि इस कहानी में क्लियर सबूत है कि एक एडल्ट का व्यू पॉइंट और एक 4 साल की बच्ची के व्यू पॉइंट में डिफरेंस है। अब उस क्या डिफरेंस है वो समझा दो कहानी से, ये आसान है। डिफरेंस यही था कि जो को उसके फादर बताते हैं कि कहानी में मदर स्कंक ले जाती है रॉजर स्कंक को वापस विजार्ड के पास और फिर से चेंज करा देती है। और एक बात और लिखा हुआ था कि रॉजर स्कंक की मम्मी जाते वक्त अपने साथ अम्ब्रेला भी ले ली थी एक ठो, और उसी अम्ब्रेला से मारी थी राइट ऑन विजार्ड्स हेड। लेकिन जो चाहती थी कि इसका उल्टा हो, जो चाहती थी कि विजार्ड को मार नहीं खाना चाहिए। विजार्ड ने कोई गलत काम नहीं किया। विजार्ड ने तो अच्छा स्मेल दे करके और रॉजर का मदद किया,
उस अच्छे स्मेल के वजह से रॉजर को फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस मिला, खुशियाँ मिली, दोस्त मिले। तो जो के नज़र में विज़ार्ड बुरा आदमी नहीं था, मगर रियलिटी में जो उसके फादर ने उसको बताया कहानी, उसमें यही बताया ना कि विज़ार्ड को मारती है जाकर के मदर स्कंक और स्मेल वापस चेंज करा लेती है। तो जो यहाँ चाहती है कि इसका उल्टा हो, मतलब जो चाहती है कि जब मदर स्कंक रॉजर का स्मेल चेंज कराने आई थी विज़ार्ड के पास, तो विज़ार्ड को अपने मैजिक स्टिक से मदर स्कंक को उसके सिर पे मारना चाहिए था। ये चाहती थी जो, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज शी रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन न्यू नॉट टू एग्री विथ हर फादर्स व्यू। अब जो क्यों चाहती थी कि मदर स्कंक को मार पड़े, रॉजर विज़ार्ड को नहीं, ऐसा जो क्यों चाहती थी, इसका आंसर भी दिया हुआ है। क्योंकि जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नए जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो अपने फादर के व्यू से एग्री नहीं है। कौन सा व्यू से? विज़ार्ड को जो मार पड़ा उस व्यू से ये एग्री नहीं है। ये न्यू जनरेशन की है और अभी 4 साल की बच्ची है, और उसके लिए दोस्ती, फ्रेंडशिप बहुत मायने रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है 4 साल की बच्ची के लिए। तो वो अपने फादर के व्यू से एग्री नहीं होती है, क्योंकि वो नई जनरेशन की है। अब जब वो एग्री नहीं होती है तो जैक क्या करता है, फादर क्या करता है, मतलब जो ओल्डर जनरेशन के हैं, जैक तो यहाँ सभी फादर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सभी चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब जैक को उसकी बेटी इस बात से सहमत नहीं होती कि मार विज़ार्ड को खाना चाहिए, बल्कि वो बोलती है कि मार तो मदर स्कंक को खाना चाहिए, तो इसके बाद जैक क्या करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैक रिप्रेजेंट्स एवरी फादर, एवरी पेरेंट्स। तो जैक करता क्या है, वो एक लाइन में यहाँ लिखा है, देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सामान्य बात। जैक सम्स अप द इश्यू इन 1 सेंटेंस। जैक क्या करता है, उस मुद्दे को एक वाक्य बोल करके समाप्त कर देता है। कौन सा मुद्दा? जो उसकी बेटी डिसएग्री कर रही थी ना, उसके साथ आर्गुमेंट कर रही थी ना कि मार विज़ार्ड को नहीं खाना चाहिए, मार मदर स्कंक को करना चाहिए। इस बात को, इस इश्यू को एक सेंटेंस में जैक ख़त्म कर देता है। क्या बोल करके? ये सेंटेंस देखो, बोलता है शी न्यू व्हाट वाज राइट। अब मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ शी सेंटेंस में यहाँ ये किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर वो स्टूडेंट जो ये समझ जाएंगे कि ये शी किसके लिए है, तो वो स्टूडेंट्स को मैं समझूंगा कि कहानी का जानकारी है। जो स्टूडेंट्स का दिमाग से पार हो जाएगा ये शी, कि कौन सी है, ये कहाँ था कहानी में,
तो उन स्टूडेंट्स को मेरा सलाह रहेगा कि पढ़ो, जो पढ़ा रहेगा वो जानेगा कि ये किसका बात किया जा रहा है। और यहीं से हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।